अमेरिकियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 7 दिसंबर 1941 का दिन उनके लिए शर्म का दिन बन जाएगा। विभिन्न प्रकार के 400 से अधिक जापानी लड़ाकू विमानों ने हवाई द्वीप के माध्यम से कम ऊंचाई पर उड़ान भरी। टिड्डियों की तरह जापानी सेना आगे बढ़ी और पर्ल हार्बर की ओर बढ़ी। इस समय अमेरिकी सैन्य खुफिया एजेंसी को पता चला कि जापान पर्ल हार्बर पर हमला करने की योजना बना रहा था, जबकि अमेरिकी सैनिक अभी भी डेक पर इत्मीनान से खेल खेल रहे थे। जापानी लड़ाकू विमानों को ऊपर उड़ते हुए देखकर वे भ्रमित लग रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोटा जापान उन पर हमला करेगा। जैसे ही एक टारपीडो गिराया गया और हमला किया गया, जो सैनिक आधिकारिक तौर पर सोने लगे थे वे इस समय जाग गए और भाग गए। जब जियो हेई ने बाहर का शोर सुना तो उसने सोचा कि यह एक और अभ्यास है। कई 100 किलोग्राम के बम ऊंचाई से लंबावत गिरे, दोनों में घुस गए डेक और सीधे गोला बारूद बंदरगाह में गिर गया। जापानी हमलावरों ने अमेरिकी युद्धपोतों पर बेतहाशा बमबारी की। बमबारी से डेक पर मौजूद सैनिक उलट पुलट हो गए और वापस लड़ने में असमर्थ हो गए। कप्तान और उसके लोग लड़ने के लिए दौड़े, लेकिन कालीन बमबारी ने कोई मौका नहीं दिया। बंदरगाह में खड़े कुछ युद्धपोत सीधे नष्ट हो गए और कुछ जल्दी ही आग की लपटों में गिर गए। जापानियों के कुचलने वाले हमले और अधिक जोरदार हो गए। लड़ाकू विमान को टक्कर मार दी गई और जापानी सेना ने लड़ाकू विमान को सीधे अमेरिकी सेना में घुसा दिया। लाल आंखों वाले छोटे शैतानों को एहसास नहीं था कि इस समय वे कितने पागल थे और भविष्य में उनका अंत कितना दुखद होगा। जैसे ही एक टारपीडो पानी में घुसा, कैप्टन जो समर्थन के लिए पुकार रहा था अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। उसकी भावना बहुत सटीक थी। बमबारी जारी रही। बमबारी करने वाला युद्धपोत सुस्त होने लगा और सैनिक गर्म बर्तन पर चींटियों की तरह समुद्र में गिर पड़े। लेकिन फिर भी लिटिल जापान ने उन्हें जाने देने का इरादा नहीं किया। एक के बाद एक पानी के नीचे टॉरपीडो पानी में घुसे और मशीनगनों से बेतहाशा गोलीबारी की गई। सैनिक हताश होकर जहाज के निचले हिस्से पर चढ़ गए, लेकिन एक के बाद एक बमबारी होती रही। वहीं पर्ल हार्बर का हवाई अड्डा भी इसकी चपेट में आ गया। उस भयावह बमबारी के समय तक पूरा हवाई अड्डा खून और मांस से लथपथ हो गया था और आधे से अधिक विमानों पर सीधे बमबारी की गई थी। जापानी सेना, जिसके पास हवा पर नियंत्रण था, ने अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया। अनगिनत घायलों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन इससे पहले कि वे उनका इलाज कर पाते, जापानी सेना ने उन पर बमबारी की। इस समय अमेरिकी युद्धपोत नष्ट हो गया और हवाई अड्डा भी नष्ट हो गया। बचे हुए पायलट केवल बैकअप हवाई अड्डे पर ही जा सकते थे और मौत से लड़ने के लिए केवल 4 शेष लड़ाकू विमानों का उपयोग करने की तैयारी कर सकते थे। हालांकि जैसे ही वे पहुंचे हवाई अड्डे पर, उन पर जापानी सेना द्वारा उन्मत्त हमला किया गया। गोताखोरों के हमलों की एक लहर के बाद उनमें से अधिकांश मर गए और घायल हो गए, जिसका मतलब यह भी था कि वे दुश्मन की आग बन गए थे। यहां से उड़ान भरने की संभावना कम है। जैसे ही अमेरिकी सैन्य विमान रनवे पर पहुंचा, उसे 3 जापानी अस्थायी लड़ाकू विमानों ने टक्कर मार दी। जैसे ही वह मैदान छोड़ रहा था, अब उनके पास केवल 2 लड़ाके बचे थे। अपने मृत साथियों को देखकर वे भयभीत नहीं हुए। वे केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए उसी समय हैंगर से बाहर निकल सकते थे। हालांकि बैकअप हवाई अड्डे का रनवे बहुत दूर था और उन्हें यकीन नहीं था कि वे इमारत को सफलतापूर्वक पार कर पाएंगे या नहीं, लेकिन वर्तमान स्थिति में वे केवल इसे आजमा सकते थे। जमीन पर कामरेड मशीन गन लेकर खड़े थे और गोलाबारी को आकर्षित करने और उड़ान भरने के लिए समय निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सौभाग्य से उन्होंने अपने साथियों को निराश नहीं किया और सफलतापूर्वक उड़ान भरी। हालांकि जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी, 1 दर्जन से अधिक जापानी लड़ाकू विमानों ने उनका पीछा किया। हमलों से बचने के लिए वे केवल जमीन के करीब ही उड़ सकते थे, लेकिन दुश्मन के विमान बहुत सारे थे, इसलिए उन्होंने अलग होकर दुश्मन का ध्यान भटकाने का फैसला किया। कई लोगों के मुकाबले कुछ लोगों के साथ इस तरह के हवाई युद्ध का सामना करते हुए यदि आप प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना चाहते हैं तो आपके पास बिल्कुल भी मौका नहीं। आप दुश्मन को खदेड़ने के लिए केवल अपने उत्कृष्ट उड़ान कौशल पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि जापानी लड़ाकू विमानों की गतिशीलता उससे कहीं अधिक थी। उन्होंने सभी तरीकों की कोशिश और पीछा नहीं छोड़ सके। अंत में दोनों ने अपने विशेष कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। उनके मौन सहयोग ने जापानी लड़ाकू विमानों को सफलतापूर्वक टकराने के लिए प्रेरित किया। भागने के बाद उन्होंने तुरंत जापानियों पर हमला कर दिया। हार्बर धुएं से भर गया, जिससे आकाश और सूरज ढक गया और समुद्र डूब गया, तैरती हुई लाशों से भरा हुआ। बचाव के लिए आए सैनिकों ने सामने का दृश्य देखा और कुछ देर तक उन्हें समझ नहीं आया कि कहां से शुरू करें। कुछ सैनिक डेक के नीचे फंस गए थे। जैसे ही जहाज डूबा, डेक के नीचे पानी का स्तर बढ़ गया ऊंचे और ऊंचे होते गए। बाहर के लोगों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और असफल रहे। इसे खोलने का तरीका
डेक पर मौजूद लोग केवल असहाय होकर देखते रह गए, क्योंकि अंदर मौजूद लोग जिंदा डूब गए थे। इस समय जापानी सेना को लगा कि पर्ल हार्बर पर हमले का उद्देश्य हासिल हो गया है और घाटे को बढ़ाने के लिए अहंकारी लड़ाई जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्होंने गुप्त हमले को रोकने का आदेश दिया। योजना। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक आपातकालीन बैठक की और आदेश दिया गया कि जापान को हटा दिया जाना चाहिए। भारी कीमत चुकाई गई और जल्द ही एक जवाबी हमले की योजना शुरू हुई। B-25 बम वर्षक को 470 सीगन फुट डेक से उड़ान भरने के लिए विमान का वजन कम किया जाना चाहिए और नष्ट किया जाना चाहिए, जब तक कि 6 सप्ताह के परीक्षण उड़ान प्रशिक्षण के बाद आवश्यक हिस्से अंततः टेक ऑफ आवश्यकताओं को पूरा न कर लें। 2 अप्रैल 1942 को टोक्यो पर गुप्त हवाई हमला आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। USS हॉर्नेट ने 16 संशोधित B-25 बम वर्षकों को लेकर जापान की ओर एक गुप्त मार्च में 18वें मोबाइल बेड़े का नेतृत्व किया। इसी दौरान अमेरिकी सैन्य कमांडर ने पायलट से एक अजीब अनुरोध किया। चूंकि बमबारी पूरी करने के बाद लौटने के लिए उनके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था, इसलिए उन्हें चीन में उतरना पड़ा। लेकिन उस समय चीन के अधिकांश क्षेत्र पर जापानी सेना का कब्जा था और पायलटों ने पीछे हटने की योजना पर सवाल उठाए थे। कमांडर ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया कि उनके विमान वाहक पोत पर केवल 16 बम वर्षक थे, जबकि जापान के पास 300 से अधिक लड़ाकू विमान उपलब्ध थे। यह एक निकट मृत्यु हमला था, लेकिन उनके लिए जब तक हमला सफल होता है, इसका मतलब है कि बदले की तलवार सीधे जापान के दिल में घुस जाएगी। हालांकि जब वे अभी भी जापानी मुख्य भूमि से 1-200 किलोमीटर दूर थे, तो उन्हें पता चला कि एक जहाज उनकी ओर आ रहा था और यह जहाज जापानी गश्ती जहाज डोंगवान नंबर 33 था, जिसका मतलब उनका गुप्त हमला भी था। इसकी योजना विफल हो सकती है और इसे आगे बढ़ाना बहुत खतरनाक होगा। कप्तान ने तुरंत बमबारी करने वाले समूह को जल्दी उड़ान भरने का आदेश दिया। उन्होंने मूल योजना से 300 किलोमीटर से अधिक लंबी उड़ान भरी और हवाई हमले को पूरा करने के लिए ईंधन उनका समर्थन नहीं कर सका। अधिक ईंधन ले जाने के लिए उन्हें पीछे से 12.7 मिमी डबल बैरल्ड मशीन गन को हटाना पड़ा और वजन कम करने के लिए इसकी जगह काले रंग की लकड़ी की छड़ी लगानी पड़ी। हवाई हमले का खतरा फिर से बढ़ गया, लेकिन सभी को कोई डर नहीं था और वे बस पर्ल हार्बर की शर्म का बदला लेना चाहते थे। 16 बम वर्षक विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। जापानी गड़गड़ाहट से बचने के लिए उन्होंने 6 घंटे तक कम ऊंचाई पर समुद्र के करीब उड़ान भरी। 6 घंटे के बाद 16 B-25 बम वर्षक एक के बाद एक जापान के ऊपर पहुंचे। इस बार उनका मुख्य लक्ष्य जापानी सैन्य इकाइयां थी। एक पल में टोक्यो, जापान धुएं से भर गया और आग के समुद्र में गिर गया। इस समय छोटे जापानी भी बमबारी की भयभीत प्रतिक्रिया में गिर गए। आने के बाद उन्होंने तुरंत ऊपर अमेरिकी सैन्य विमान पर एक उन्मत्त हमला शुरू कर दिया, लेकिन अंत में सभी 16 B-25 बम वर्षकों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। हालांकि इस बमबारी से जापानी सेना को गंभीर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 4 जून को अमेरिकी प्रशांत बेड़े ने मिडवे द्वीप पर जापानी नौसेना पर विनाशकारी हमला किया। विभिन्न प्रकार के विमानों से बने 117 विमानों के एक युद्ध समूह ने जापानी विमान वाहक याओगुजी पर गहन हमला किया। कई घंटों के लगातार हमलों के बाद जापानी बेड़े के विमान वाहक एक के बाद एक नष्ट हो गए और 3000 से अधिक लोग मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में यह मिडवे की प्रसिद्ध लड़ाई है। इस लड़ाई में जापानी बेड़े को भारी नुकसान हुआ और दक्षिण की ओर बढ़ने की उसकी महत्वाकांक्षा सीधे हार गई, जिससे जापानी आत्मसमर्पण प्रक्रिया भी तेज हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छोटा शैतान पर्ल हार्बर पर हमला करने के लिए इतना कृतसंकल्प क्यों था? कृपया हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।